हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आज उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। फाइनली हमारा ये चैप्टर भी आज खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी आज हमारा पार्ट 7 है, तो इसके पहले मैंने पार्ट 6 अपलोड किए हैं। तो इस चैप्टर को हो सके तो सीक्वेंस से देखो बच्चों। अगर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर तो भी एटलीस्ट देखो। अगर वो भी नहीं देखा है आज के लेक्चर में तो कोई बात नहीं, जितना रिक्वायर्ड है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन बच्चों, उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें और इसमें आपको सभी प्लेलिस्ट, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक देखो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। लेकिन इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन ये टॉपिक स्टडी किया था। तो वो पहले हम लोग देख लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड आपका आज का टॉपिक होने वाला है। तो पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन यानी क्या होता है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो फ्रेंड्स होते हैं, दो फ्रेंड्स में मान लो झगड़ा हो गया, तो वो क्या कर लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, चलो हम म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। मतलब म्यूचुअली मतलब दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग करना है ना। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे दो कॉइल्स है, जो दो कॉइल्स क्या कर रही है, म्यूचुअली ईएमएफ इंड्यूस करने का काम कर रही है। मतलब एक कॉइल की वजह से, एक कॉइल के फ्लक्स की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। कैसे, देखो क्या किया था आपको याद है। एक कॉइल, मान लो हमने एक कॉइल ली यहाँ पे, इस कॉइल में से हम लोगों ने करंट पास किया। ये कॉइल हमने ली है और इस कॉइल में से हमने करंट पास किया, जो कि वेरिएबल करंट था, आपको याद होगा। तो ये जब करंट हमने इसके अंदर से पास किया है, तो ये करंट पास करने के बाद ये करंट चेंजिंग है, ये करंट वेरिएबल है। तो वेरिएबल करंट जब इसमें से पास होगा तो ऑब्वियसली ये कॉइल के अंदर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और उसके ही पास हमने एक दूसरी कॉइल रखी है, जिस कॉइल को हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, इस कॉइल को बस हमने एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है। ठीक है। तो जब भी इस कॉइल के अंदर से करंट पास होगा बच्चों, तो ये कॉइल जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, और फ्लक्स प्रोड्यूस करने के बाद वो फ्लक्स इस कॉइल के ऊपर, इस कॉइल को कोलाइड होगा। ठीक है। इस कॉइल को कोलाइड होने के बाद क्या होगा, ये कॉइल में से ये कॉइल के अंदर करंट पास होगा और गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया है बच्चों। तो यहाँ पे होता ये है कि ये कॉइल के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द कॉइल 1 करंट। इसको मैंने I1 नाम दिया था और इसको हमने कॉइल 1 कहा था। इसी कॉइल को हमने प्राइमरी कॉइल भी बोला होता, आपको याद होगा, प्राइमरी कॉइल बोला था। और इसको हमने कॉइल 2 या फिर सेकेंडरी कॉइल बोला है, सेकेंडरी कॉइल। इसी को हम लोग कॉइल 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, कॉइल 2 के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जिसको हमने नाम दिया था Phi2 इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I1। मैंने एक्चुअली यहाँ पे Phi21 लिखा था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको। तो इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल 1। तो इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल 1 इंक्रीजेस, देन फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस। ऐसे कुछ हुआ है। तो यहाँ पे Phi21 इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट इनटू I1। Phi21 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I1। सो Phi21 इज इक्वल टू कांस्टेंट की जगह पे हम लोग ले सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का M इंटू I1। ये M क्या है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, M इज इक्वल टू Phi21 अपॉन I1। ऐसा कुछ यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों, इसका मतलब क्या, देखो अभी यहाँ पे ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर उसमें से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर से करंट पास हो रहा है विदाउट एनी बैटरी। म्यूचुअली ये कॉइल्स ने क्या किया, एक दूसरे के अंदर से करंट पास किया। ठीक है।
तो ये यहाँ पे फिनोमेनॉन है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। मतलब क्या, देखो कि यहाँ पे जब ये कॉइल यहाँ फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, तो देखो यहाँ पे जब फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बच्चों, तो कुछ फ्लक्स इसके इस साइड में भी जाएगा, कुछ फ्लक्स इसके इस साइड में भी जाएगा। तो सारे के सारा फ्लक्स ये कॉइल को टच नहीं कर रहा है, बस इतना एरिया है, इतना एरिया, तो बस इतने एरिया का ही फ्लक्स यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि कितने अमाउंट में फ्लक्स वो अदर कॉइल को टच कर रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज टचिंग टू द अदर कॉइल, वो अमाउंट ऑफ फ्लक्स को, उसको एक क्वांटिटी को नाम हमने दिया है क्या, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या कहा जाता है उसको, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और उसी का फॉर्मूला आज हम लोग डिराइव करने वाले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों ये लेक्चर अभी स्टार्ट करें, मेन लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगी जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो लोग ये फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। प्लीज इसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट निकालना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अभी। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया कि एक कॉइल 2 रखी है, उससे निकला हुआ फ्लक्स दूसरी कॉइल की तरफ रीच कर रहा है, तो कितना फ्लक्स वहां पे रीच कर रहा है उसको मेजर करना, उसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम डिनोट करने वाले हैं यहाँ पे K से, इट इज डिनोटेड बाय K। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या आएगी। डेफिनेशन पहले चलते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला वगैरह। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब इसकी जो केसेस है ना बताऊंगी मैं आपको, वो केसेस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग which is denoted by K is a measure of flux that reaches to the coil 2 which is in the vicinity मतलब उसके एरिया में, है ना, उसके एरिया में, कॉइल 1 के एरिया में, vicinity of the coil 1, कॉइल 1 के एरिया में, उसके नजदीक जो कॉइल 2 है, ये कॉइल है 1 है, उसके विसिनिटी में मतलब इस एरिया में जो कॉइल 2 है वो कितना फ्लक्स उसको रीच कर रहा है, उसको मेजर करना। कौन सा फैक्टर मेजर करके देगा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, उसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जो कि हम लोग यहाँ पे K से डिनोट करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ये बात आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट, ग्रेटर इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ग्रेटर इज द K, डायरेक्ट लिखती हूँ, ग्रेटर इज द K, दैट मीन्स ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जितना ज्यादा K है उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ओके, तो अभी ये K की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैसे निकालना है, इसकी हमें बात करनी है। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो फॉर्मूला जो है ना इसका, वो टर्म के अंदर टर्म के अंदर टर्म, ऐसा फॉर्मूला है। तो आप लोग है ना कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा, हेडफोन लगा के मैं बताऊंगी। मतलब ये टर्म इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये टर्म इसके ऊपर डिपेंड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बट ज्यादा बड़ा डेरिवेशन भी नहीं है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। तो देखो बच्चों यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। दो कॉइल्स मैंने बताई आपको, ये एक कॉइल है, इस कॉइल में से हमने करंट पास किया और यहाँ इसके विसिनिटी में ये दूसरी कॉइल है, इसके अंदर जब करंट पास होगा
तो ये क्या करेगी, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, जो फ्लक्स दूसरी कॉइल को टच करेगा। तो इस कॉइल का ईएमएफ कितना है E21, और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना लेते हैं हम लोग M। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E21 होता है, एंड E21 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Φ1 को, बराबर। क्योंकि देखो ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ कौन सा, ड्यू टू कॉइल 1 का Φ1 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो फ्लक्स है Φ1 ड्यू उसकी वजह से वो जितना ज्यादा उतना ज्यादा ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा, और ये जितना कम उतना कम ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे Φ1 जो है उसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और Φ1 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ E21 विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1, है ना। सिमिलरली और किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ये E21 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल अल्सो ना, इस कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ E21 N1 इंटू N2, दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखो ये जो है ये किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, क्योंकि इसका फ्लक्स इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकाल दूं तो यहाँ पे मुझे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग दैट इज कांस्टेंट K लेना है, K इंटू N1 इंटू N2, ठीक है। देखो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Φ1 N1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे N1 N2 लिखना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिया K। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो N1 है उसका सेल्फ इंडक्टेंस के साथ एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। ये रिलेशन हमने इसके पहले नहीं देखा, मैं अभी यहीं पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वो रिलेशन क्या है, देखो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है N स्क्वायर, या फिर N स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है L। इसका मतलब N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L होगा, है ना। ये अगर इसके स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो n इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट L होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं N1 ले लू, N1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 होगा, एंड N2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 होगा, रूट L2 होगा। बच्चों ये मैं बता रही हूँ, लेकिन इसकी इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका जो मेन फॉर्मूला है ना उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट कैसे आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मार्क होता, मैम ये कैसे आया, इसलिए मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, N1 इंटू N2 अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट L1 इंटू अंडर रूट L2। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, N1 इंटू N2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L1 इंटू L2। तो यहाँ पे N1 इंटू N2 की जगह पे हम लोग L1 इंटू L2 पुट कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ 2 हो गया गलती से, यहाँ 2 1 चाहिए ना, तो यहाँ 2 1 E21 इज इक्वल टू, तो देखो मैं लिखती हूँ E21 इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट L1 इंटू L2। E21 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी देयरफॉर M इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट L1 इंटू L2। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। M इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट L1 इंटू L2। देखो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Φ1, Φ1 is directly proportional to N1, E2 is directly proportional to N2। तो यहाँ पे हम N1 into N2 लिखेंगे। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाहे तो, where Φ1 is directly proportional to N1, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ डायरेक्टली N1 N2 लिखा तो भी चलेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ कांस्टेंट कौन है, कपलिंग K इंटू N1 इंटू N2। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, तो N1 स्क्वायर इज अंडर रूट L1 अंडर रूट L2, तो इसको मैंने कंबाइन किया तो मुझे ये इक्वेशन मिला, ठीक है। तो पहले ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो, इसके बाद कुछ केसेस है इसकी वो मैं आपको बताती हूँ। देखो अब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है ना, ये K की वैल्यू हमें डिफाइन करेगी, ये परफेक्टली कपल्ड है या नहीं है, ये वैल्यू हमें, ये K की वैल्यू डिफाइन करेगी। और ये ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करती है यूनिटी को, मतलब 1 को। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग यहाँ K क्या है, वेयर K is equal to coefficient of coupling, coefficient of coupling। तो यहाँ ये coefficient of coupling किसको अप्रोच करेंगे, it is approaches to 1, approaches to unity। तो बच्चों इसकी केसेस बताती हूँ मैं, लेकिन उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग निकालो।
ओके बच्चों, अभी हम लोग इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं। देखो, हाँ, इसके डिफरेंट केसेस। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया। क्या है फॉर्मूला? m इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट L1 इंटू L2। यहाँ पे मैंने बताया k क्या है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज कोइफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसको कहा जाता है कोइफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और बच्चों मैंने क्या बताया कि ये अप्रोच करता है वन को, यूनिटी को। लेकिन बच्चों एक बात याद रखनी है, ये कभी भी वन से ज्यादा नहीं रहेगा। इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। यूजुअली यहाँ पे लिखो, यूजुअली इट इज लेस देन यूनिटी। ओके, यूजुअली इट इज लेस देन यूनिटी। अब देखते हैं इसकी अलग अलग केसेस। देखो, ये मे बी 1 हो सकता है, लेस देन 0.5 हो सकता है, ग्रेटर देन 0.5 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है। तो इसकी 3 केसेस मैं आपको बताऊंगी। मान लो केस 1, अगर ये k की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, अगर बच्चों ये k की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो दोनों कॉइल जो है वो परफेक्टली कपल्ड है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो उसका फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल के ऊपर रीच कर रहा है, परफेक्टली कपल्ड है। दैट मीन्स टू कॉइल्स आर perfectly coupled। उसके बाद केस 2 देखो क्या है। केस 2, k इज ग्रेटर देन 0.5। अगर मान लो k 0.5 से बड़ा है तो ये दो कॉइल्स टाइटली कपल्ड होती है। देन टू कॉइल्स आर टाइटली कपल्ड। ओके, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन द टू कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड, तो आपको पता होना चाहिए व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू 1 देन द टू कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड। ओके, उसके बाद k इज ग्रेटर देन 0.5 हो गया। उसके बाद केस 3 देखो क्या है, k इज लेस देन 0.5 भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे और एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, टेक्स्ट बुक में इसको लेस देन 0.5 बोला है। 0.5 नहीं होना चाहिए, वहां पे लेस देन 0.5 होना चाहिए, उतना करेक्शन कर लेना। लेस देन 0.5 है तो दो कॉइल जो है वो लूजली कपल, मतलब ज्यादा फ्लक्स रीच नहीं कर रहा है। देन टू कॉइल्स आर लूजली कपल्ड। ओके, और एक बात बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या देखा, तो यहाँ फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू अंडर रूट L1 इंटू L2, क्योंकि k की वैल्यू क्या है 1, तो ये फॉर्मूला मुझे मिलता है। अब इनकेस मान लो L1 और L2 दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल है, इसका मतलब क्या कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस कपल्ड हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ, है ना। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या मिलेगा केस 4 में, केस 4 अगर मैंने लिया कि L1 इज इक्वल टू L2, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे m का फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख ले। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट L, मान लो इसको मैं L1 इज इक्वल टू L बोलती हूँ दोनों को, ठीक है, तो ये बनेगा L स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ m इज इक्वल टू L, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ही क्या है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट L इज कपल्ड टू इटसेल्फ विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस is coupled to itself with mutual inductance, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये उसकी डिफरेंट केसेस है जिसको हमें फॉलो करना है। तो बच्चों ये था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब ये एक्चुअली कल के पार्ट में ही इंक्लूड करना चाहिए था, बट कल का लेक्चर बहुत बड़ा बन जाता फिर, इसलिए मैंने इसको दूसरे
टॉपिक में इंक्लूड, दूसरे लेक्चर में इंक्लूड किया। तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही पार्ट है, वो अलग से नहीं है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपको एक सवाल पूछा जाता है, देखो एक्चुअली यहाँ पे है ना और एक क्वेश्चन मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप स्टार्ट करो, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, नहीं सॉरी एक्सरसाइज का नहीं, बस ऐसा ही सवाल है वो। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई इज अ लार्ज वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस नॉट ऑलवेज डिजायरेबल। म्यूचुअल इंडक्टेंस की लार्ज वैल्यू डिजायरेबल नहीं होती, मतलब हमेशा के लिए अच्छी नहीं होती। इट इज डिजायरेबल फॉर ट्रांसफॉर्मर बच्चों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आगे अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मर ही होने वाला है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे ये जो वैल्यू है इट इज डिजायरेबल फॉर ट्रांसफॉर्मर, लेकिन जो हमारे होम अप्लायंसेस होते जैसे कि ड्रायर वगैरह, उसके अंदर इसकी लार्ज वैल्यू डिजायरेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो डेंजरस ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। तो इसके लिए कोई मिनिमाइज करने का सॉल्यूशन है क्या? तो है। तो उन दोनों कॉइल को क्या करो, काउंटर क्लॉकवाइज कनेक्ट करो, ताकि उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, है ना। तो उसकी वजह से लार्ज म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं आंसर में, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस नॉट ऑलवेज डिजायरेबल, क्योंकि डेंजरस ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड, डेंजरस ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, देखो कैसे लिखना है इसका आंसर। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर लिखोगे। पहला पॉइंट, लार्ज वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस is desirable, is DE, is desirable for transformers but not for home appliances, होम अप्लायंसेस के लिए ये लार्ज वैल्यू डिजायरेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, व्हाई? बिकॉज डेंजरस ईएमएफ कैन बी induced in the coil, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कॉइल्स के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन लें मिनिमाइज करने के लिए? सो टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम वी हैव टू कनेक्ट, दोनों कॉइल को काउंटर क्लॉकवाइज कनेक्ट कर दो। we have to connect both coils counterclockwise hence opposite magnetic field can be produced and cancel out to each other, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। कैंसल आउट टू each other, एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को वो कैंसिल कर देगी। ओके, तो ये इसके लिए सॉल्यूशन है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके बच्चों, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अभी देखते हैं इसके कौन से फैक्टर्स के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड करता है। बहुत आसान है, देखो इन फैक्टर्स के ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड करता है। क्या? जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस नेसेसरी नहीं कि फाई के ऊपर आई के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये जो दो कॉइल्स है, वो दो कॉइल्स को हमने कैसे रखा है, कितने एंगल पे रखा है, सेम आयन कोर को वाउंड किया है क्या, अलग अलग आयन कोर को वाउंड किया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है।
तो देखते हैं, देखो सबसे पहला फैक्टर देखो, अगर दोनों कॉइल्स को हमने कॉमन आयन कोर को वाउंड किया है, देन द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कैन बी कंसीडर्ड एज यूनिटी, मतलब परफेक्टली कपल रहेगी। यूनिटी मतलब 1 रहेगा और ये दोनों कॉइल्स क्या होंगी, परफेक्टली, मतलब आप सेम आयन कोर लो, ऐसा सेम आयन कोर लो, एक ही आयन कोर को एक साइड से एक कॉइल को वाउंड करना है, दूसरे साइड से दूसरे कॉइल को वाउंड करना है। ट्रांसफार्मर में हम लोग यही करने वाले हैं, सेम आयन कोर लो और उसको दोनों साइड से कॉइल को वाउंड करो, तो इससे क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको क्या कंसीडर करना है, एज यूनिटी। सेकेंड पॉइंट, फॉर 2 एयर कोर कॉइल्स और 2 कॉइल्स ऑन अ सेपरेट आयन कोर्स, 2 एयर कोर कॉइल्स और 2 कॉइल्स अभी सेपरेट किया, मतलब एक आयन कोर यहाँ पे लिया, दूसरा आयन कोर यहाँ पे लिया और इसको हमने सेपरेटली वाउंड किया, सेपरेटली वाउंड किया, ठीक है। तो क्या होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स, ये दोनों कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड उनको हमें कौन से एंगल में रखा है, एक कॉइल को हमने ऐसे रखा है, दूसरी कॉइल को ऐसे रखा है, या फिर दोनों कॉइल्स को आमने सामने रखा है, या फिर दोनों कॉइल्स को ऐसे रखा है, कैसे रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंगल दोनों के बीच में कितना है उसके ऊपर, दोनों कॉइल के डिस्टेंस पे एंड दोनों कॉइल्स के एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद व्हेन द कॉइल्स आर पैरेलल, अगर दोनों कॉइल्स हमने आमने सामने मतलब ऐसी रखी है, एक कॉइल मैंने ऐसी रखी है एंड दूसरी कॉइल मैंने ऐसी रखी है, 2 कॉइल्स आर पैरेलल, दोनों अगर पैरेलल है तो कोएफिशिएंट K इज मैक्सिमम होगा यहाँ पे। अगर दोनों कॉइल्स का एंगल राइट एंगल है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब एक कॉइल यहाँ पे है एंड दूसरी कॉइल यहाँ पे है, ऐसे परपेंडिकुलर एंगल पे रखी है, तो दोनों कॉइल्स का K यहाँ पे मिनिमम होगा। एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंटरैक्शन बिटवीन द कॉइल्स, दोनों कॉइल का अगर इंटरैक्शन हमें मिनिमाइज करना है, कम करना है, जैसे कि होम अप्लायंसेस में मैंने आपको बताया, तो वहां पे उस केस में हम दोनों कॉइल्स को राइट एंगल में रखेंगे, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर रेडियो कॉइल्स क्या होती है बच्चों, कितने, दैट इज बिटवीन 0.001 टू 0.05 के बीच में होती है, ओके। मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स, इनके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.1 टू 0.05, 0.001 टू 0.05 के बीच में होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड करता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहती हूँ जो यहाँ स्लाइड में रह गया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्या है वो एक्चुअल टॉपिक। तो बच्चों वो क्वेश्चन देखो क्या है, मतलब एक्चुअली सोलेनॉइड के लिए क्वेश्चन है वो, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड। ये इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज में एक सवाल पूछा है, मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या है, लिख के नहीं देती अभी मैं, क्वेश्चन क्या है देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर टोरॉइड निकाला, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर किसके लिए निकालना है हमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड याद है आपको, सोलेनॉइड क्या होता है, एक हमने ऐसा रॉड लिया था, इस रॉड को हमने कॉइल्स को वाउंड किया है, ठीक है, ऐसे कॉइल को वाउंड्स किया है और इसमें से हम लोग करंट पास करते हैं ताकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, स्टार किया मतलब ये हमारी एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा बच्चों तो उसको ओपन करके बैठे। क्वेश्चन देखो क्या है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, एक सोलेनॉइड लिया जिसकी लेंथ कितनी है, L है, लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड हैविंग N टर्न्स, N1 टर्न्स, इसकी टर्न्स कितनी है, N1 टर्न्स है उसको, N1 टर्न्स, हैज अ स्मॉल कॉइल N2 टर्न्स, मतलब ये N1 टर्न्स वाली प्राइमरी कॉइल है और उसको स्मॉल कॉइल N2 टर्न्स वाली सेकेंडरी कॉइल है, वाउंड अबाउट इट्स सेंटर, मतलब यहाँ पे और एक कॉइल ली जिसको सेंटर में वाउंड किया, जिसके कॉइल्स के कितने टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, ओके। डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ द 2 कॉइल्स, ये दोनों कॉइल्स का हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पे हमें B का फॉर्मूला यूज करके एंड
फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करके हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो देखो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू आई, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था ये फॉर्मूला। फाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू आई वन, ये फॉर्मूला याद है हमने, तो यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, magnetic field produced due to coil 1 is क्या होती है, B1 is equal to म्यू नॉट N1 into I1, B1 is equal to म्यू नॉट N1 into I1। तो यहाँ N1 कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N1 की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये N की वैल्यू आपको याद होगा, कल मैंने लिख के दिया था। तो N1 इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ टर्न्स, वो कितनी है N1, पर यूनिट लेंथ कितनी देखे रखी है उसकी L, पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे B1 मिलेगा म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1, ये वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है। अब देखो बच्चों जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो सेकेंड कॉइल को टच करेगा, उसकी वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब फ्लक्स लिंकेज टू द कॉइल 2 क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज टू द कॉइल 2 इज क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज फाई टू इज इक्वल टू B1 इंटू ए, है ना, एरिया ऑफ द कॉइल B1 इंटू ए। और यहाँ पे B1 की वैल्यू क्या है, और नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें कंसीडर करनी है क्योंकि ये सिंगल टर्न के लिए है। मान लो ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स है उसके अंदर, ये सिंगल टर्न के लिए हम ये फॉर्मूला लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मुझे इसको N2 से मल्टीप्लाई करना होगा सेकेंड कॉइल के लिए, तो सेकेंड कॉइल की टर्न्स में कंसिडर करूंगी। यहाँ B1 की वैल्यू पुट कर दो, फाई टू इज इक्वल टू क्या बनेगा, N2, B1 कितना है म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू ये एरिया का A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मिनट है, इसको मैं थोड़ा रफ करती हूँ, ये फॉर्मूला मुझे लगने वाला है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये सारी टर्म्स को मैं एक जगह लेती हूँ एंड I1 को थोड़ा साइड में लेती हूँ, तो क्या बनेगा, फाई टू इज इक्वल टू N2 N1 नॉट डिवाइड बाय, इसके साथ डिवाइड बाय L इंटू मैंने I1 साइड में लिया, I1 कैपिटल लिखा तो भी चलेगा, स्मॉल लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मान लो मैंने कैपिटल लिया, ठीक है। तो बच्चों देखो इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करो तो हमें पता चलेगा M की जगह किसने ली है, इस फॉर्मूले ने ली है, ठीक है। कंपेयरिंग विथ, सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फॉर्मूला। कंपेयरिंग विथ फाई टू इज इक्वल टू M इंटू I1, वी गेट M की वैल्यू क्या मिलेगी, M इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, इसको देखो मैं ऐसे लिखती हूँ म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए डिवाइड बाय L। तो बच्चों यही क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की हमने एक कॉइल के लिए निकाला था, अभी दो कॉइल्स हमने वहां पे बाउंड किए, तो दोनों कॉइल्स के लिए मैं यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला है। तो कितना आया, म्यू नॉट N1 इंटू ए अपॉन L, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसलिए मैंने ये आंसर आपको दिया, तो इसको अच्छे से लिखना है सब लोगों ने। बच्चों ये न्यूमेरिकल जो है ना मैंने लास्ट लेक्चर में लिया है, वो गलती से यहाँ पे आ गया, ये भी मैंने लिया है लास्ट लेक्चर में। अभी हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप लोगों ने ऐसा डिवाइस देखा होगा जो रोड पे आपको बहुत जगह पे दिखाई देगा, है ना। इसको क्या कहा जाता है आपको पता है, इसको कहा जाता है ट्रांसफार्मर। सिमिलरली ऐसा डिवाइस भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे इक्विपमेंट से इसमें इसको यूज किया होता है, इसको कहा जाता है ट्रांसफार्मर। बच्चों क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं हमारे घर में आने वाला जो वोल्टेज है वो कितना होता है,
वो होता है 230 वोल्ट, है ना। बट हमारे घर में कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनको 230 वोल्ट से कम वोल्टेज रिक्वायर्ड है। मतलब जैसे कि हमारे बैटरी के चार्जर के ऊपर लिखा होता है देखो 5 वोल्ट लगने वाला है, या फिर कोई किसी को 10 वोल्ट लगेगा, कोई अप्लायंस होगा उसको 3 वोल्ट ही लगेगा, मतलब ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर हमें, बट आने वाला तो 230 वोल्ट ही, वो थोड़ी ना हर एक इक्विपमेंट के हिसाब से खुद का वोल्टेज चेंज करेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको है उस वैल्यू से कम यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको है उस वैल्यू से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोई इक्विपमेंट है क्या, तो यस, वो इक्विपमेंट कौन सा है जो अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हमें डिजायर्ड वोल्टेज की वैल्यू देता है। मतलब जो हमें रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड वैल्यू वो हमें प्रोवाइड करके देगा बाय यूजिंग। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं बच्चों, दोनों को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उसकी डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपको पता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब यहाँ पे भी हम दो कॉइल लेने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ दो कॉइल्स होती है। एक कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से हम उसको चेंज कर देते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे वो डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज की तो पोटेंशियल भी उसका चेंज होगा। और ऐसे हम लोग उसको है उस वैल्यू से कम या फिर है उस वैल्यू से ज़्यादा हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं बच्चों, इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहला ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड दूसरा ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब क्या, देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, है उस वैल्यू से वोल्टेज बढ़ा के देगा, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, है उस वैल्यू से वोल्टेज कम करके देगा। तो ऐसे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो इसी तरह अभी देखो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन हमें स्टडी करनी है, और कौन से प्रिंसिपल ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो उसकी डेफिनेशन देखो बच्चों, ये ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। मार्च 16, मार्च 14, जुलाई 17, मार्च 15, मार्च 17, जुलाई 17 में पूछा गया है, और कब पूछा गया है, मार्च 14, मार्च 16, सॉरी मार्च 14 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत बार ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा गया। क्या, डिफाइन करो, प्रिंसिपल लिखो, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन लिखो, ऐसा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जो क्या करता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट में कन्वर्ट करता है, या फिर हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट में कन्वर्ट करता है, वाइस वर्सा। मतलब अगर हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो तो उसको लो में कन्वर्ट करेगा, एंड लो अल्टरनेटिंग है तो रिक्वायर्ड, जैसे आपको रिक्वायर्ड है वैसे आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो दो कॉइल के बीच में फ्लक्स लीकेज की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसके ऊपर ये बेस्ड है। That means whenever the magnetic flux linked with the coil changes and EMF is induced in the neighboring coil, neighboring coil के अंदर जो EMF induced होता है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर एंड उसका प्रिंसिपल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लो। उसके बाद देखते हैं जो बच्चों, अभी इसका कंस्ट्रक्शन भी आपको पूछा जाता है एंड वर्किंग भी पूछा जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो कॉइल्स, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लोग दो कॉइल्स यूज करते हैं ना, वैसे यहाँ पे दो कॉइल्स होती है। एक होती है प्राइमरी कॉइल जिसको हम लोग इनपुट कनेक्ट करेंगे एसी वोल्टेज का, और जिसके अंदर से हम करंट पास करेंगे। और दूसरी होती है सेकेंडरी कॉइल जिसको हमने कोई भी लोड, जो आपको रिक्वायर्ड वोल्टेज है ना, मान लो 5 वोल्ट, वहाँ पे हम लोग इसका लोड, मान लो बैटरी का चार्जर, तो ये चार्जर का रहेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल को हम लोग हमेशा लोड कनेक्ट करेंगे। So there are two coils, one is the primary coil and second is the secondary coil. Okay. और यहाँ पे प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल को हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या किया है, वाउंड किया है। इट इज वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, एंड प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द इनपुट एसी वोल्टेज एंड सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द लोड। तो ऐसा उसका कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन आपको पूछा जाए तो आप लिखोगे सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ
transformer consists of primary coil and secondary coil, primary coil and secondary coil. Okay. For primary coil, AC input voltage is connected AC input voltage is connected, and for secondary coil load is connected. ओके और ये दोनों कहाँ वाउंड की है? सॉफ्ट आयरन कोर पे. These two coils are wound on a soft iron core. ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर. सेपरेटली उसको वाउंड किया है, सेपरेटली. ओके तो बच्चों ये है इसका कंस्ट्रक्शन. फिर मैं आपको इसका वर्किंग एंड उसका फॉर्मूला डिराइव करके बताती हूँ. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो बच्चों अभी इसका देखते हैं वर्किंग देखो क्या रहेगा. वर्किंग में देखो अब कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है मैं आपको बताती हूँ. जब हम लोग इनपुट एसी वोल्टेज स्टार्ट करेंगे, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट. अभी नेक्स्ट चैप्टर हमें वही देखना है अल्टरनेटिंग करंट का. व्हेन अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, ओके, देन ईएमएफ, देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड हियर बिकॉज करंट इज चेंजिंग करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फ्लक्स इस कॉइल को लिंक करेगा. Magnetic flux produced in a primary coil link with the secondary coil. Okay, due to that EMF is induced in the secondary coil, right? और जो EMF induced होगा secondary coil के अंदर उसकी वजह से current pass होगा उसके अंदर, and that current is depends on the number of turns. जो EMF यहाँ पे induce करा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर. और फ्लक्स यहाँ दोनों कॉइल का सेम रहेगा क्योंकि हमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया है तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग यहाँ पे यूनिटी रहेगा. उसकी वजह से यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग सेम रहेगा, यूनिटी रहेगा, मतलब फ्लक्स यहाँ सेम रहेगा. अब इसी से यहाँ ईएमएफ का जो रिलेशन है वो हमें डिराइव करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. इस चैप्टर में इस टॉपिक के ऊपर हर बार क्वेश्चन होता ही है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन होता है और बोर्ड एग्जाम में भी होता है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है. तो देखो अभी सबसे पहले मैं आपको इसका वर्किंग लिख के देती हूँ. वर्किंग में देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल changes, then magnetic field produced in the coil, due to that magnetic flux that is phi is also produced in the coil. Okay, और ये जो फ्लक्स है that links with the secondary coil, this flux link with the secondary coil and
EMF induced in the secondary coil. ये EMF किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर. दिस EMF is depends on the number of turns. Depends on the number of turns. नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा. तो अभी देखो नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग लेते हैं. मान लो लेट यहाँ पे लिखती हूँ, इस साइड लिखती हूँ मैं. नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स, ओके. देन उसका रिलेशन हम लोग लिखेंगे. फोर्थ पॉइंट, लेट NP इज द नंबर ऑफ टर्न्स of primary coil. Then NS, number of turns of secondary coil. Okay. मान लो ES is the EMF induced in secondary coil, and EP, EMF induced in primary coil. ओके. अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, वो हम कैसे लिखेंगे? फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी कॉइल. यहाँ फ्लक्स जो है वो सेम है, तो फ्लक्स को हम लोग नंबर ऑफ टर्न से, एक कॉइल के लिए फाई जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना होगा? n इंटू फाई. तो मान लो यहाँ पे मैंने लिया NP फाई फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी कॉइल. NP फाई मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड in a primary coil. सिंपल डेरिवेशन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों. उसके बाद NS फाई मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल. तो इससे जो EMF इंड्यूस्ड होता है वो क्या रहेगा? देखो फिफ्थ पॉइंट, देन EMF इंड्यूस्ड, फॉर्मूला क्या है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. सोचो EMF इंड्यूस्ड, अभी लास्ट लेक्चर आ गया, इंड्यूस्ड फैराडेज लॉ तो आना ही चाहिए बच्चों. EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज, क्या है मैम? भूल गए? भूलना नहीं है, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने लिया है फैराडेज लॉ, है ना, वो तो आपको आना ही चाहिए. देखो क्या आएगा? हिट इन कॉइल इज, ये कॉइल यहाँ व्हील दिख रहा है ना, कॉइल इज EP क्या होगा बच्चों? माइनस d∅/dt. लेकिन ये प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? NP. तो ये क्या बनेगा? माइनस NP इंटू d∅/dt. ये प्राइमरी कॉइल का. एंड सेकेंडरी कॉइल का क्या बनेगा? माइनस NS इंटू d∅/dt. तो ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड ये है इक्वेशन 1. तो अभी मैं क्या करती हूँ? इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट इसमें इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 अभी हम लोग करते हैं. तो क्या बनेगा? देखो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 क्या होगा? ES अपॉन EP इज इक्वल टू माइनस NS इंटू d∅/dt डिवाइड बाय माइनस NP इंटू d∅/dt. तो d∅dt कैंसल, माइनस माइनस बिकम्स प्लस. तो ES अपॉन EP क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ठीक है. इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल का EMF नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है,
प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, उन कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो फिर करंट कहाँ से आएगा, वो भी तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 हो गया, पॉइंट नंबर 6 लिखो। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जो इनपुट पावर है वही क्या होती है, आउटपुट पावर। आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस बिल्कुल भी नहीं होता, जितनी पावर हमने उसको इनपुट की है उतनी ही पावर हमें आउटपुट में मिलेगी, पावर लॉस यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो यहाँ इनपुट कौन है, प्राइमरी कॉइल, आउटपुट कौन है, सेकेंडरी कॉइल। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इंटू करंट बच्चों। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा EP इंटू आई पी इज इक्वल टू ES इंटू IS। तो अगर मैंने ये EP को इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, ES अपॉन EP इज इक्वल टू, यहाँ IS है और IP है ना, तो मैंने EP को शिफ्ट किया, IP यहाँ ऊपर रहेगा, IS यहाँ नीचे रहेगा। तो देखो यहाँ ES और ES किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, IP को। मतलब सेकेंडरी EMF ज्यादा तो प्राइमरी करंट ज्यादा, और सेकेंडरी EMF कम तो प्राइमरी करंट कम। समझ में आया। और प्राइमरी EMF ज्यादा तो सेकेंडरी करंट ज्यादा। अल्टरनेटिंग मैंने बोला ना, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो करंट, लो प्राइमरी करंट, ऐसे हमने देखा ना डेफिनेशन में, सेम वही फॉर्मूला। तो इन तीनों से फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है बच्चों, फिर इसके अलग अलग केसेस हम लोग स्टडी करेंगे। क्या क्या मिल रहा है फॉर्मूला, ES अपॉन EP ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, एंड ये डिपेंड करता है करंट इन द प्राइमरी टू द करंट इन द सेकेंडरी। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसको यूज़ करके हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अभी इसकी देखते हैं अलग अलग केसेस। ये हमने देखा फॉर्मूला यहाँ पे ये मिल रहा है हमें, तो इसकी अलग अलग केसेस देखो क्या बन सकती हैं। मान लो आप लोगों ने केस 1 में लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा ली आपने, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल कम ली। मतलब ये प्राइमरी कॉइल है मान लो, एंड सेकेंडरी कॉइल्स की टर्म्स ज्यादा ली, ठीक है, कुछ इस तरह। नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर लेस देन, ये लेस है ये ग्रेटर है, सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या बनेगा देखो, यहां पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला ES अपॉन EP इज इक्वल टू क्या है, NS अपॉन NP, एंड इज इक्वल टू क्या है, IP अपॉन IS। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर NS ज्यादा है तो ES ज्यादा होगा, है ना, और NP कम है तो EP कम होगा। इसका मतलब यहाँ हम बोलेंगे ES इज ग्रेटर देन EP, ओके। बट यहाँ पे उल्टा होगा, क्या, IP इज लेस देन IS, मतलब करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज लेस देन करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप हुआ। देखो यहां मैंने कम वोल्टेज दिया था, मान लो मैंने 10 वोल्ट दिया, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बच्चों, 10 का वो कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। इसका मतलब स्टेप अप हो गया, है ना, ट्रांसफार्मर में यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसके कुछ केसेस भी है, मैंने डिफरेंस में आपको बताऊंगी। कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब सेम इसका अपोजिट केस बन सकता है। अब हमने क्या किया, सेकेंड केस में हमने किया, तो ये मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था ना, 2 ट्रांसफार्मर्स होते हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे डाउन चाहिए वोल्टेज, तो मैंने प्राइमरी की कॉइल ज्यादा ली और उससे कम हमने सेकेंडरी की कॉइल्स ली। तो यहाँ पे मान लो 100 वोल्ट प्रोवाइड किया था, उससे कम मिलेगा 5 वोल्ट, है ना, मतलब कम करके मिलेगा वोल्टेज। इसका मतलब हमने क्या किया, अभी NP इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन चाहिए ना, NP इज ग्रेटर देन NS, है ना। तो इससे क्या होगा, EP इज ग्रेटर देन ES बनेगा, बट IS इज ग्रेटर देन IP बनेगा। इसमें उल्टा केस रहेगा करंट के केस में। तो बच्चों यहाँ पे देखो, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी का कम है। EMF मतलब पोटेंशियल जो है वो प्राइमरी का ज्यादा है, सेकेंडरी का तो स्टेप डाउन हो गया,
मतलब ये ज्यादा था, ये कम हो गया तो स्टेप डाउन हुआ. सो दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ठीक है. तो बच्चों ये दो टाइप्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो इसी का डिफरेंस आपको बहुत बार पूछा जाता है. February 20 में इन दोनों का डिफरेंस आपको पूछा गया था. वही अभी हम लोग लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होगा. तो देखो February 20 में ये 2 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या था, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट. तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बहुत सारे डिफरेंस आप खुद भी लिख सकते हैं बच्चों. नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, है ना. एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये पहला डिफरेंस आ जाएगा. यहाँ पे क्या है, ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं उसको हम. अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी सेकेंडरी इज ग्रेटर देन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन प्राइमरी, एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन सेकेंडरी. ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो है K दैट इज ग्रेटर देन 1 होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का रेशियो, और यहाँ ट्रांसफॉर्मर रेशियो K इज लेस देन 1 होता है. प्राइमरी कॉइल यहाँ थिक होती है बच्चों, एंड सेकेंडरी कॉइल भी थिक वायर की ही बनी होती है. किसमें, स्टेप अप में एंड स्टेप डाउन में. और सेकेंडरी कॉइल अगर थिन है तो यहाँ प्राइमरी कॉइल थिन वायर की होती है. एंड देन करंट थ्रू सेकेंडरी इज लेस देन प्राइमरी, ऑलरेडी हमने, और यहाँ पे करंट थ्रू प्राइमरी इज लेस देन सेकेंडरी. ठीक है. तो ऐसे 4 पॉइंट कौन से भी आप लोग यहाँ पे लर्न कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश आपको पूछा जाता है. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे होगा. आया समझ में. तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये चैप्टर मैंने पूरा यहाँ पे खत्म किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एक एक चैप्टर कम हो रहा है, एक एक चैप्टर में कंप्लीट करके दे रही हूँ. होप सो आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी. अभी मैम नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मीनाक्षी मैम सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा के देगी, डोंट टेक टेंशन. तो अभी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे. तब तक के लिए सब लोग पढ़ाई करते रहो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करते चले. तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.